गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज फिर से आए हैं केमिस्ट्री लर्निंग के साथ और आज हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आप सबसे पहले हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम स्टडी करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, वी नो वेरी वेल जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं किसके? एमिनो एसिड्स के। प्रोटीन्स क्या हैं? एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। इट मींस बहुत सारे एमिनो एसिड्स या अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और ये प्रोटीन्स जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है। कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। अब जब कॉम्प्लेक्स है तो हमें इन्हें समझना मुश्किल है, इस स्ट्रक्चर को समझना मुश्किल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसे सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा? इसका सिंप्लीफिकेशन करना होगा। कैसे? हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 4 डिफरेंट लेवल्स पर जाकर स्टडी करेंगे और 4 डिफरेंट लेवल्स हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और थर्ड है टर्शरी स्ट्रक्चर एंड लास्ट लेवल है क्वाटरनरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 डिफरेंट लेवल्स हैं। हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रोटीन की सिंप्लीफाई करने के लिए 4 डिफरेंट लेवल्स लिए और इनको हम स्टडी अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह आप फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपको अगर पतंग उड़ानी है तो आपको उसके लिए डोर चाहिए। पतंग उड़ाने के लिए आपको डोर चाहिए, लेकिन अगर वो डोर इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से उलझी हुई हो, इस तरह से वो डोर उलझी हुई हो तो आप उस डोर से पतंग नहीं उड़ा सकते। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इस डोर से अगर पतंग उड़ानी है तो इस डोर को आपको सुलझाना पड़ेगा, इसके धागे को आपको सुलझाना पड़ेगा, मतलब इसे सिंप्लीफाई करना होगा। अभी ये कॉम्प्लेक्स है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा धागा कहां कहां उलझा हुआ है, तो आपको इस धागे को सिंप्लीफाई करना होगा, तब आप इस पतंग से डोर को इस डोर से पतंग को उड़ा सकते हैं। ठीक है? तो जिस तरह से पतंग को उड़ाने के लिए डोर को सिंप्लीफाई करना जरूरी है, इसे सुलझाना जरूरी है, ठीक उसी तरह कॉम्प्लेक्स की प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें उसे सिंप्लीफाई करना जरूरी है। ठीक है? अब देखिए, इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सबसे जो सिंपल लेवल है, सबसे जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है। इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। और जब इधर से इधर जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती चली जाती है। मतलब क्या होता है? जो हर लेवल है, जैसे सेकेंडरी वाला लेवल है वो अपने से पहले लेवल से कॉम्प्लेक्स होता है, टर्शरी वाला लेवल अपने से पहले से कॉम्प्लेक्स होता है और क्वाटरनरी वाला लेवल अपने से पहले से कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर से फोल्डिंग होकर, इसकी फोल्डिंग होकर, ये फोल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शरी स्ट्रक्चर बनती है फर्दर फोल्डिंग से, और फिर फर्दर फोल्डिंग होती है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? चलिए, अब हम इन स्ट्रक्चर्स को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर को अलग अलग डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कहा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हमारा हेडिंग है, तो हम इसे डिस्कस करने के लिए पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होती है? ध्यान से देखना। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स सिंपल इस तरह से होती है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, सिंपल एक धागे के जैसी, या ऐसे कह सकता हूं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक ही चेन होगी, नहीं, एक से ज्यादा भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं। ठीक है? ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है ये धागा ये है और ये धागा ये है, आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है कौन सी? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर ये धागा इस तरह से उलझ जाए, इस तरह से उलझ जाए तो अब इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई।
आ गई, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर ये धागा इस तरह से उलझ जाए, इस तरह से उलझ जाए, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और अगर ये धागा इस तरह से उलझ जाए तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये सिंपल है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये और कॉम्प्लेक्स है, ये और कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती जाती है। और प्राइमरी से टर्शरी की ओर जाने, क्वाटरनरी की ओर जाने पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ध्यान से देखना। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करती है? इट डिस्क्राइब्स द, क्या करती है? इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ, it describes the sequence of amino acids connected together in a polypeptide chain। क्या करती है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर? क्या करती है ये? क्या बताती है हमको? एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस बनाती है, बताती है कैसे, जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक इस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एमिनो एसिड कहूं ये ए है, दूसरा एमिनो एसिड कहूं ये बी है, तीसरा एमिनो एसिड कहूं ये सी है, चौथा एमिनो एसिड कहूं ये डी है, पांचवा एमिनो एसिड कहूं फॉर एग्जांपल ये ई है। ये इस तरह से ये धागा से मैंने बना दिया, ये धागे से बना दिया। तो आपको देखो बिल्कुल सिंप्लीफाई दिख रहा है। जैसे मैं धागे में मोती पिरो दिए हों, जैसे धागे में मोतियों को पिरो दिया हो, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये धागा है, ये मोती है, ये धागा है, ये मोती है, ये धागा है, ये मोती है। आपको सिंप्लीफाई हमने करके दिखा दिया कि ये मोती जिस तरह हमने धागे में पिरो दिए हो, इस तरह से एक सीक्वेंस आपको पता चल गया कि ये धागा है, ये मोती है, धागा है, मोती है। ठीक है, ये क्या है? धागा, यहां बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये डिस्क्राइब करती है हमको क्या? आपस में जुड़े हुए एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को बताती है कि एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस किस तरीके से है। बोले बात समझ में आती है या नहीं आती है? ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। इट मे कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? ये बात आपको समझ में आती है। दूसरी बात देखते हैं हम आगे। अगर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझना है तो आपको उससे पहले 3 क्वेश्चंस को समझना होगा। आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को समझने के लिए 3 क्वेश्चंस को समझना होगा। पहली बात कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमिनो एसिड्स कनेक्टेड हैं। एमिनो एसिड्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स कनेक्टेड हैं, एक तो ये बात समझनी होगी। दूसरे ये बात आपको समझनी होगी कौन सी ये डिफरेंट जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है उनका टाइप क्या है। मतलब जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है उनका टाइप क्या है, यानी कितने टाइप्स के एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। और तीसरी बात आपको यहां पर समझनी होगी सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। क्या समझना होगा? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर आप तभी बता सकते हैं जब आपको 3 सवालों के जवाब पता हो। क्या? कि इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितने एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, और दूसरा आपको यह पता हो कि जो एमिनो एसिड्स हैं क्या वो सारे एक जैसे हैं या वो सारे अलग अलग टाइप्स के हैं। मतलब वो वैलिन है या वो सिराइन है या वो ग्लाइसिन है, कौन कौन से एमिनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट है। और तीसरा उनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोटीन में 2 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है तो आप उसे डाइपेप्टाइड कहेंगे। 3 है, 3 मोल्स हैं, ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। 4 मोल्स हैं तो टेट्रापेप्टाइड कहेंगे, और बहुत सारे हैं तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमिनो एसिड्स की जानकारी हो, है ना, आपको किस तरह से एक दूसरे के सीक्वेंस में है इस तरह से ये पता हो, और कितने टाइप्स के हैं एमिनो एसिड ये बात आपको पता हो। ठीक है, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इन प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो फोर्सेस है वो कौन से होते हैं, जो बॉन्ड है वो कौन से होते हैं, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज होती है। याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती हैं स्टेबलाइज बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। किससे स्टेबलाइज होती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से स्टेबलाइज होती है। मतलब मैं कह सकता हूं ये पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होती हैं। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होती हैं और डाइसल्फाइड से स्टेबलाइज होती है।
पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है, पेप्टाइड बॉन्ड ये है CONH। कौन सा? CONH। ठीक है, इस बॉन्ड से ये क्या होती हैं? स्टेबलाइज होती हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होती हैं और डाइसल्फाइड से स्टेबलाइज होती हैं। ठीक है, आपको पता ही है जब दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, कनेक्ट करके दिखा देता हूं दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड्स। ध्यान से देखिए, अगर हमने यहां पर NH2 लिया, यहां पर C लिया, यहां पर R लिया, यहां पर H लिया, यहां पर C डबल बॉन्ड OH लिया, मैंने अमीनो एसिड्स का एक मोल ले लिया। ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए कंपाउंड अमीनो एसिड है। मैं इसे दूसरे अमीनो एसिड के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पर मैंने R लिया, यहां पर CH लिया, यहां पर C डबल बॉन्ड OH लिया। तो देखो क्या होगा, जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां से H हटेगा, यहां से OH हटेगा। बोलो HOH H2O बाहर। जब H प्लस का निकलेगा इस पर माइनस आएगा, तो जब OH माइनस का निकलेगा इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस प्लस और माइनस के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है CONH बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर है? बोले, बात समझ में आती है? ये थी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब हम चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स किससे बनेगी? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बनेगी। किससे बनेगी? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बनेगी। यानी हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को फर्दर फोल्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? फर्दर फोल्डिंग करेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म्ड होती है किससे? बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनती है। किससे बनती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनती है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है इसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। ये दो टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन से टाइप्स की हो सकती है? ये कौन से टाइप्स की हो सकती है? पहली होती है इसके अंदर अल्फा हेलिक्स। कौन सी होती है? अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अल्फा हेलिक्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज में यहां लिख रहा हूं। पहली बात, ये सबसे कॉमन होता है, मोर कॉमन होता है। अल्फा हेलिक्स जो होता है मोर कॉमन होता है। दूसरा क्या होता है? ये स्टेबल कॉन्फर्मेशन होती है। क्या होती है? स्टेबल कॉन्फर्मेशन होता है, स्टेबल कॉन्फर्मेशन। तीसरा ये कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। हो लेफ्ट हैंडेड भी सकता है, अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। राइट हैंडेड का मतलब क्या है कि ये इस तरह से होता है, इस तरह से। राइट हैंडेड इस तरह से होता है। अगर इस तरह से हो तो लेफ्ट हैंडेड हो सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंडेड अगर होगा तो वो कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू राइट हैंडेड से। क्लियर? इसलिए राइट हैंडेड की मैंने यहां पर बात की। चौथी बात ये होता है, ये स्पाइरल होता है। कैसा होता है? स्पाइरल होता है, कुंडलित होता है, इस तरह से स्पाइरल होता है। ठीक है, ये स्पाइरल होता है। और देखिए, और बात मैं आपको दिखाता हूं, ये स्पाइरल होता है। ठीक है, और बात इसकी बताता हूं। यहां पर मैं एक और स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेता हूं, इस तरह से राइट हैंडेड बना लेता हूं। मैं इस तरह से राइट हैंडेड बना लेता हूं। मैंने ये, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना। मैंने ये बनाया मैंने यहां, और यहां पर मैं थोड़ी सी इसको फोल्डिंग कर देता हूं ताकि प्रोटीन बन जाए। ठीक है, इस तरह से मैंने फोल्डिंग कर दिया, इसको। और यहां पर ये क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का अल्फा हेलिक्स पार्ट है। ध्यान से देखना, ये जो एक टर्न है, एक टर्न जो है, इस एक टर्न में, ये एक टर्न है, इस एक टर्न में 3.6 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एक टर्न में? ईच टर्न ऑफ प्रोटीन अल्फा हेलिक्स हैज 3.6 एमिनो एसिड्स। कितने? 3.6 एमिनो एसिड्स होते हैं। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से 13 मेंबर्ड रिंग बनती है। कौन सी? 13 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? 13 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। किसमें होता है 13 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन? इस अल्फा हेलिक्स में। इसलिए इस अल्फा हेलिक्स को 3.613 भी कहते हैं। 3.613 अल्फा हेलिक्स भी कहते हैं। समझे? हर टर्न में 3.6 एमिनो एसिड्स हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जब इनमें बनता है तो 13 मेंबर्ड रिंग बनती है। इसलिए इस अल्फा हेलिक्स को 3.613 अल्फा हेलिक्स भी कहते हैं। ठीक है,
अब देखो मैंने आपको कहा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना। ये जो स्टेबलाइज्ड होते हैं वो किससे होते हैं? स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं। लेकिन याद रखना इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और किसके बीच होता है वो बात याद रखेंगे, किसके बीच होता है? बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन, बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन of one amino acid residue and amide nitrogen of fourth amino acid residue। क्या बोला मैंने? इनमें जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस किस में होती है? एक एमिनो एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच और चौथे एमिनो एसिड के एमाइड के नाइट्रोजन के बीच, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समझे आप ये बात? एक एमिनो एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और चौथे एमिनो एसिड के एमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसीलिए तो क्या होता है, जब एक एमिनो एसिड फॉर एग्जांपल ये है, एक एमिनो एसिड ये है और चौथा एमिनो एसिड घूमकर इसके पास ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। तो एक एमिनो एसिड ये, अगर दूसरा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता तो फिर तो यही आ जाता, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता। लेकिन एक से दूसरे के साथ नहीं बनना है। एक एमिनो एसिड का हाइड्रोजन बॉन्ड, एक एमिनो एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के नहीं, तीसरे के नहीं, चौथे एमिनो एसिड के साथ बनना है। इसका मतलब क्या हुआ? इस चौथे एमिनो एसिड को जो यहां है उसे घूमकर यहां आना पड़ेगा। क्लियर? इस वजह से ये घूम जाते हैं, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाती है और इसे अल्फा हेलिक्स हम कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? अल्फा हेलिक्स कहते हैं। ये बात समझ में आती है? ये अल्फा हेलिक्स है। ये अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और भी कुछ हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ और भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वैन डर वाल्स इंटरेक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वैन डर वाल्स इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। और क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होते हैं। कौन से होते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होते हैं। हाइड्रो मींस वाटर होता है और फोबिक मींस रिपेलिंग होता है। ठीक है? यानी ये वाटर को रिपेल करने का काम भी करते हैं। बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? ठीक है? इनके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? किसके? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के एग्जाम्पल क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। इसके एग्जाम्पल है किरेटिन, अल्फा किरेटिन प्रोटीन है। किसमें पाई जाती है? हेयर में पाई जाती है, बालों में पाई जाती है, नेल्स में पाई जाती है, नाखूनों में पाई जाती है, हॉर्न्स में पाई जाती है, सींग में पाई जाती है। ठीक है? और वूल में पाई जाती है, ऊन में पाई जाती है। ये क्या है? अल्फा किरेटिन है। ठीक है? एक सबसे कॉमन जिसमें सेकंड अल्फा हेलिक्स होता है वो प्रोटीन होती है, वो एमिनो एसिड होता है। क्या? मिथायोनिन। मिथायोनिन में ये मोस्ट कॉमन है जिसमें अल्फा हेलिक्स होता है। ये मोस्ट कॉमन है जिसमें अल्फा हेलिक्स होता है। ठीक है? और होती है कौन सी? मायोसिन। मायोसिन किस में पाई जाती है? मसल्स में पाई जाती है। जहां भी वर्ड मायो आता है वो वहां पर मसल्स होती है, तो ये मसल्स में होती है। ठीक है? ये बात समझ में आती है नहीं? अब देखिए ध्यान से, अगर हमसे कोई ये पूछे कि जो ह्यूमन के हेयर है, मनुष्य के जो बाल हैं, ये ह्यूमन हेयर स्ट्रेचेबल क्यों होते हैं? स्ट्रेचेबल में ये नहीं कह रहा हूं ये रबड़ की तरह खिंचते चले जाते हैं। ये स्ट्रेचेबल होते हैं, या मैं कह सकता हूं ये इलास्टिक होते हैं, ये लचीले होते हैं, इनके अंदर खिंचाव होता है। बाल को अगर आप पकड़ें और थोड़ा सा खींचे, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकते हैं, ये थोड़ा सा खींचे स्ट्रेच हो सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि स्ट्रेचेबल क्यों है? उसका रीजन है ड्यू टू अल्फा हेलिक्स। ये किसकी वजह से स्ट्रेचेबल है? अल्फा हेलिक्स की वजह से स्ट्रेचेबल है। समझे आप ये बात? तो ह्यूमन का हेयर स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिक होता है, लेकिन बहुत कम होता है। वो किसकी वजह से होते हैं? अल्फा हेलिक्स की वजह से होते हैं। मैं लिख सकता हूं कहां तक स्ट्रेचेबल होते हैं? टू अ स्मॉल एक्सटेंट।
ये स्मॉल एक्सटेंट तक क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं। दूसरी जो बात है किसकी, अल्फा हेलिक्स की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है बीटा प्लेटेड शीट। क्या नाम होता है, बीटा प्लेटेड शीट। ध्यान से देखना, ये अल्फा हेलिक्स था, ये 3D होता है। बीटा प्लेटेड शीट मतलब इस तरह की शीट मैंने बनाई, ये शीट होती है। ये कैसी होती है, 2D होती है। तो बीटा प्लेटेड शीट 2D होता है, अल्फा हेलिक्स 3D होता है। मैं इस शीट को ऐसे भी बना सकता हूं, बीटा प्लेटेड शीट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाई, है ना, और यहां पर मैंने इनको इस तरह से मिला दिया। ठीक है, ये इस तरह से शीट्स बन गई है। तो एक बीटा प्लेटेड शीट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बीटा प्लेटेड शीट है। क्लियर। इसमें क्या होगा, बीटा प्लेटेड शीट में क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि बीटा प्लेटेड शीट इस तरह से बनेगी, ये इस तरह से बनेगी। ठीक है, इस तरह से बनेगी, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, जिग जैग मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, जिग जैग मोशन हो रहा है। जिग जैग मोशन हो रहा है मतलब इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक जिग जैग मैनर में होते हैं। किस में होते हैं, जिग जैग मैनर में होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि दीज आर एक्सटेंडेड इन जिग जैग मैनर। किस में एक्सटेंडेड होते हैं ये, दीज आर एक्सटेंडेड इन जिग जैग मैनर। बोलो बात समझ में आती है। चलिए और बात करते हैं कि किससे स्टेबलाइज होते हैं। ये स्टेबलाइज होते हैं, स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड से ही स्टेबलाइज्ड है। जो क्या थे हमारे अल्फा हेलिक्स, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज थे, लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर या मैं कह सकता हूं इंटरचेन। कौन सी, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है। ठीक है, कौन सा होता है, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है। ठीक है, बोले बात समझ में आती है या नहीं आती है। और इनमें जो अल्टरनेट अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन अल्टरनेट अमीनो एसिड्स, वो होती है 720 pm, 720 पिकोमीटर या 7.2 एंगस्ट्रॉम। अल्टरनेट अमीनो एसिड्स के बीच की डिस्टेंस इतनी होती है। इसका एग्जाम्पल होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसका एग्जाम्पल होता है। और दूसरा एग्जाम्पल सिल्क फाइब्रोइन होता है। क्या होता है, सिल्क फाइब्रोइन। फाइब्रोइन प्रोटीन है, सिल्क में पाई जाती है, सिल्क फाइब्रोइन प्रोटीन है। लेकिन जो सिल्क फाइब्रोइन है, ये नॉन स्ट्रेचेबल है। कैसी है, नॉन स्ट्रेचेबल है, मतलब ये इलास्टिक नहीं है, नॉन इलास्टिक है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि जो है ये नॉन इलास्टिक क्यों है, ये नॉन स्ट्रेचेबल क्यों है, सिल्क फाइब्रोइन किसकी वजह से है, बीटा प्लेटेड शीट की वजह से है। क्यों है बीटा प्लेटेड शीट की वजह से, क्योंकि इसमें अल्फा हेलिक्स नहीं बनता, इसमें कोइल्ड नहीं होते, इसमें स्पाइरल स्ट्रक्चर नहीं होती, बीटा प्लेटेड शीट होती है, इसलिए नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, ये स्ट्रेच नहीं हो पाता है। तो सिल्क फाइब्रोइन, सिल्क जो होती है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, वो इलास्टिक भी नहीं है। ठीक है, चलिए बीटा प्लेटेड शीट में हम आगे की बात करते हैं। बीटा प्लेटेड शीट 2 टाइप्स की हो सकती है। बीटा प्लेटेड शीट 2 टाइप्स की हो सकती है। एक होती है पैरेलल। कैसी होती है, पैरेलल। और दूसरी होती है एंटी पैरेलल। एक होती है पैरेलल और दूसरी होती है एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। पैरेलल का मतलब क्या है, ये यहां पर नाइट्रोजन टर्मिनल है, यहां पर कार्बन टर्मिनल है। दूसरी मैं बना रहा हूं इसकी दूसरी चेन, ये वाली, ये भी ऐसा ही है, ये भी नाइट्रोजन टर्मिनल है और ये भी कार्बन टर्मिनल है। तो देखिए ये तो पैरेलल है, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा, एंटी पैरेलल में क्या होगा, यहां नाइट्रोजन टर्मिनल है, यहां कार्बन टर्मिनल है। लेकिन यहां देखो, यहां पर ध्यान से देखना इस तरह से, यहां कार्बन टर्मिनल होगा, यहां नाइट्रोजन टर्मिनल होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। इसका नाइट्रोजन टर्मिनल, इसका कार्बन टर्मिनल, यहां नाइट्रोजन टर्मिनल, कार्बन टर्मिनल। यहां बताओ, नाइट्रोजन टर्मिनल इधर कार्बन टर्मिनल, इधर कार्बन टर्मिनल, इधर नाइट्रोजन टर्मिनल है। ठीक है, ये कार्बन और नाइट्रोजन टर्मिनल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कब, एमिनो एसिड्स में। देखिए मैंने कोई एमिनो एसिड बनाया NH2, यहां पर क्या CR, यहां पर H है, यहां पर COOH है।
तो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टर्मिनल है इसको सी टर्मिनल बोलते हैं और ये जो NH2 वाला टर्मिनल है इसको N टर्मिनल बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि जो एमिनो एसिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन है इनका नाइट्रोजन टर्मिनल कैसे पहचानते हैं। तो याद रखना इनका नाइट्रोजन टर्मिनल हम सांगर्स मेथड से पहचानते हैं, यानी सांगर्स रिएजेंट डालकर हम ये पहचान लेते हैं कि उसका नाइट्रोजन टर्मिनल कहां है। मतलब नाइट्रोजन टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सांगर्स रिएजेंट का यूज यानी सांगर्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा था कि बीटा प्लेटिसी 2 टाइप्स की होती है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। जो पैरेलल वाली होती है ये केराटिन में होती है। किस में होती है? ये केराटिन में होती है, केराटिन प्रोटीन में होती है। और ये वाली जो होती है ये सिल्क फाइब्रोइन में होती है। किस में होती है? सिल्क फाइब्रोइन में होती है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। कौन सी स्ट्रक्चर पर? प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर पर। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पर चलते हैं। नंबर 3 है क्या? टर्शरी स्ट्रक्चर। हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पर चलते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी? टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगी, इट इज फाउंड बाय, बोलो कैसे मिलेगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मिलेगी। इट इज फाउंड बाय फर्दर फोल्डिंग। फर्दर फोल्डिंग करेंगे किसकी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की क्या होगी? फर्दर फोल्डिंग होगी। तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी नहीं टर्शरी मिलेगी। किससे मिलेगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की क्या करेंगे? फर्दर फोल्डिंग करेंगे तो हमें टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगी। क्लियर? फिर हम और एक और बात देखेंगे, ये जो होती है ये कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर होती है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है? एक कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। क्लियर? और इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स कैसे होते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन मसल्स में पाई जाने वाली, मायो मीन मसल, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, एक मसल में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। ये इसके क्या होते हैं? एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं नंबर 4 पर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताइए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक बात देखिए, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो सेकेंडरी है एंड टर्शरी स्ट्रक्चर है, इनमें और इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है कि इनमें तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कभी भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती, या तो 2 होती हैं या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में एंड क्वाटरनरी में। इनमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, लेकिन ये तभी बनेगी जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन नाम है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, आपको पता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। इस हीमोग्लोबिन में ये जो हीमोग्लोबिन बना होता है, मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। ठीक है, और इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को सब यूनिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब यूनिट्स या प्रोटोमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सब यूनिट्स या प्रोटोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में 2 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। कौन सी होती हैं दिखा रहा हूं। 2 तो होती हैं आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स, और 2 कैसी होती हैं? आइडेंटिकल बीटा चेन्स। ठीक है, 2 आइडेंटिकल कैसी होती हैं? बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स होती हैं और 2 आइडेंटिकल बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। इनमें से क्या होता है? each containing 141 amino acids। कितने अमीनो एसिड होते हैं हर चेन में? 141 अमीनो एसिड से बनी होती है, और इसकी हर चेन each chain contains 146 अमीनो एसिड्स। इसमें 146 अमीनो एसिड से बनी होती है और ये 141 अमीनो एसिड से बनी होती है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आती है। और ये स्टेबलाइज किससे होते हैं? क्वाटरनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज किससे होती है? ये स्टेबलाइज होती है
क्वार्टरनरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज होती है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से। किससे? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से स्टेबलाइज होती है और वान डर वाल फोर्सेस से भी स्टेबलाइज होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। मैं पीछे एक बात भूल गया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं बताया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल होता है वो इंसुलिन होता है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। इसके अंदर दो चेन होती हैं, ठीक है। एक में 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, एक में 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, एक में 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें 20 एमिनो एसिड्स एक सिंपल चेन में जुड़े होते हैं। इस तरह से एक सिंपल चेन में जुड़े होते हैं, इस तरह से एक सिंपल चेन में जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये 30 एमिनो एसिड्स भी एक सिंपल चेन में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होती है, फिर फर्दर फोल्डिंग होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर फर्दर फोल्डिंग होकर 3D स्ट्रक्चर बनती है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फिर क्या बनती है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक चेन भी हो सकती है, लेकिन क्वार्टरनरी में दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन ही हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स थी उसे हमने 4 डिफरेंट लेवल्स पर जाकर स्टडी किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। ठीक है, आप सब इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू।